नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब दिसंबर अपने अंतिम समय में बिता रहा है। मात्र आधा का समय है। फिर ये वर्ष हमेशा के लिए अपने लिए एक यादगार पल के रूप में रहेगा, एक मेमोरी के रूप में। पूरे साल आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कौन आपकी ज़िंदगी में आया, कौन गया, इन सब चीज़ों से आप हर हर व्यक्ति का ये साल किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बुरा था। कैसे भी हो, लेकिन ये वर्ष समाप्त हो गया। अब आने वाले वर्ष आपके हाथ में, आप इसके निर्माता हो। आप चाहो वैसा उसका उपयोग ले सकते हो। ये वर्ष आप इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और आप चाहो तो ये वर्ष बर्बाद किया ऐसे ही 25 को भी बर्बाद कर सकते हो। ये सब आप सब पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ओर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये वर्ष आपको आपके जीवन में खुशियों के पल लाए। धन्यवाद। आज पिछली कक्षा के अंदर अपने मेवाड़ के राजवंशों में राणा लाखा तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि मेवाड़ के लाखा का नेक्स्ट शासक मोकल और कुंभा की आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। राणा मोकल। राणा मोकल ने शासन किया 1421 से 1433 के बीच। राणा मोकल की ज़्यादा कोई विशेष बातें ये ध्यान रखने योग्य नहीं है। 5-6 बातें हैं जो अपने को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। राणा मोकल लाखा हुए हंसाबाई के पुत्र थे। हंसाबाई के पुत्र थे। 12 वर्ष की उम्र में ये शासक बने और 12 वर्ष इन्होंने शासन किया। चौदह सौ इक्कीस से 1433 तक शासक रहे। राणा मोकल चित्तौड़, इन्होंने 2 मंदिर के निर्माण करे। ध्यान रखना, मोस्ट है। श्री भुवन नारायण जिसे समदेश्वर मंदिर, इसका इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण करवाया। और एक और द्वारिकानाथ, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और इनके बातें याद रखने योग्य 2-3 विद्वान थे और 2-3 शिल्पी है।
ये क्या थे? शिल्पी थे। और योगेश्वर और भट्ट विष्णु इनके दरबार में विद्वान थे, योगेश्वर और भट्ट विष्णु। प्रमुख विद्वान थे ये, ठीक है। राणा मोकल 1433 के अंदर इनकी हत्या, इनके चाचा मेरा इनकी हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या का कारण, एक बार जंगल में घूम रहे थे मोकल, चाचा मेरा, मेपा पवार एका, तो मोकल ने उनको इसकी माँ को खातिन बोल दिया। इतने में वो गुस्सा हो गए और उन्होंने, चाचा ने इसकी हत्या कर दी थी इनकी, मोकल की। अब आगे चल के मेवाड़ का शासक मोकल का पुत्र राणा कुंभा शासक बनते हैं। कौन? राणा कुंभा। इनका शासनकाल 1433 से 1468 के बीच रहता है। राणा कुंभा। राणा कुंभा एक ऐसा शासक था जिसके अंदर वो सभी योग्यता थी जो एक सर्वश्रेष्ठ राजा के अंदर होनी चाहिए। ये हर एक कला से निपुण थे, ऐसी कोई कला नहीं थी जो राणा कुंभा से, या जो राणा कुंभा आती नहीं हो। हर कला में ये निपुण थे। वो सर्वश्रेष्ठ शासक थे मेवाड़ के इतिहास के, और बहुत ही बड़े विद्वान थे, हर एक क्षेत्र में ये निपुण थे। जो इनकी उपाधि है उनसे ज्ञात होता है कि हर एक क्षेत्र ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं जिसके अंदर ये परफेक्ट नहीं है, हर एक क्षेत्र में निपुण है। इनकी उपाधि देख लेते हैं पहले, प्रमुख उपाधियां। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने प्रमुख उपाधि देख लो इनकी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार उपाधियां। राणो रासो, दान गुरु, साप गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, अशुपति, गजपति, नरपति। सब सेनाओं का ये स्वामी थे, ऐसी कोई सेना नहीं थी जिसके ये स्वामी नहीं थे। बहुत कला से निपुण थे। अब बात करते हैं कुंभा का प्रारंभिक जीवन। कुंभा के जीवन काल के अंदर जब कुंभा शासक बने तो मेवाड़ की स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि कुंभा के पिता की हत्या चाचा और मेरा उन्होंने की थी। वो शासक बनना चाहते थे, तब उन्होंने, इनके समय स्थितियां ठीक नहीं थी जब ये शासक बने, तब इन्होंने उनको परास्त करने के लिए भीलों को अपनी ओर मिलाते हैं और रणमल और राघवदेव के नेतृत्व में सेना
भेजते हैं और राणा ने चाचा और मेरा की हत्या कर देते हैं। चाचा व मेरा की हत्या कर देते हैं और जो मोकल के समय में जोधपुर के से इनके तालमेल नहीं बैठ रहा था, जो संबंध खराब हुए थे, उन संबंधों को कुंभा के पुत्र रायबल रायमल से जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी श्रृंगार देवी का विवाह करके विवाह कर बैर समाप्त किया। बैर समाप्त किया। अब कुंभा का आगे जीवन काल में शासन काल के अंदर युद्धों का प्रारंभ हो जाता है। युद्ध ने जब शासक बने उस टाइम उस समय से ही हो गए थे। चाचा और मेरा इनको खूब प्रताड़ित कर रहे थे, तब वो भी बाधा उत्पन्न करते हैं उनके राजकार्य में। इनके समय में इधर मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन शासक था। कौन था? कुतुबुद्दीन शासक था। दीन कुतुबुद्दीन शासक था। ठीक है। मालवा से संघर्ष होता है कुंभा का। मालवा से संघर्ष का प्रमुख कारण था कि चाचा का पुत्र एका और मेपा पवार थे, जो चित्तौड़ से भागकर मालवा चले जाते हैं महमूद खिलजी की शरण में। जब कुंभा महमूद खिलजी से कहता है, भाई हमारे दो बंदे मेवाड़ से क्रॉस करके आप मालवा आ गए, आप उनको हमें वापस लौटाओ, उनका थोड़ा हिसाब चुकत करना है। ऐसे में मना कर देता है। महमूद खिलजी कहता नहीं, अब हमारी यहाँ के वापस जाने का कोई सवाल नहीं है, इसके रक्षा करना हमारा धर्म है। तो ऐसी स्थिति फिर दोनों और युद्ध होना तो स्वाभाविक था। इसलिए कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध होता है। दोनों के बीच सारंगपुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर। चौदह सौ सैंतीस के अंदर सारंगपुर का युद्ध होता है महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में। सारंगपुर का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर कुंभलगढ़ परिस्थिति यह कहती है कि राणा कुंभा विजय होते हैं। राणा कुंभा विजय होते हैं और महमूद खिलजी हार जाते हैं। इस युद्ध के अंदर राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था और 6 महीने तक बंदी बनाए रखा। फिर उसको 6 महीने बंदी रखा था, 6 माह बंदी बना के रखा, कैद रखा। इस विजय की स्मृति में, इस सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति के कारण राणा कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। लेकिन जब इसको छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं, तो ये भी जाके
मालवा के अंदर एक 7 मंजिला मीनार बनाता है विजय की स्मृति में। ये पता नहीं कैसे बनाता है। यहाँ सुबंदी बनाई हरा के, तो भी जाके उसको शांति नहीं मिलती, हार में भी बना लेता है और कहता नहीं मैं जीता था इस युद्ध के अंदर। वो मालवा में 7 मंजिला इमारत बनाता है। ठीक है, ये बात करते हैं आगे की। भाई जब महमूद खिलजी हारा, स्वाभाविक है कोई शासक आपसे हारता है, ये निश्चित है कि वो आपसे बदल लेने की कोशिश जरूर करेगा। यही महमूद खिलजी 1437 के अंदर जो पराजित हुआ, इन्होंने बोला यार हम हार गए। बाहर भी गए तो कोई आदमी जब हारता है तो इनसा रहती है कि कहीं ना कहीं वापस जीता जाए, कैसे भी कैसे यत्न प्रयत्न करता ही है। ये अपनी हार का बदला लेने के लिए 6 साल बाद 1443 यानी 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता, उसके जस्ट 6 वर्ष बाद 1443 के अंदर महमूद खिलजी आक्रमण करता है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और कुंभलगढ़ के अंदर बाण माता के मंदिर को तहस नहस कर देता है। बाण माता बाण माता मंदिर की तहस नहस कर देता है और जो मंदिर में मूर्ति थी उसको सहयोग दे दी मांस तोड़ने के लिए। बड़ा निकम्मा शासक था। इसके बाद ये कुंभलगढ़ से चलता है चित्तौड़ की ओर, लेकिन चित्तौड़ वो जीत नहीं पाता है। ऐसा कहा जाता है कुंभ सेटलमेंट के मामले में बहुत तगड़े थे। ये जब भी कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता, लड़ता, उसे देखता ठीक नहीं है, जो इमारतें किला है फालतू में नुकसान पहुंचाएंगा, वो सेटलमेंट कर लेते थे, रुपए टका देके उसे वहां से भगा देते थे। लेकिन इनकी नीति देखो, छाप गुरु भी कहा जाता इन्होंने, छापेमार पद्धति में बहुत तगड़े थे। जब भी कोई आक्रमणकारी यहाँ से लेकर जाता धन, पीछे भीलों को बेचता, भील लूट के वापस लेकर आ जाता। एक बार दिया और वापस लेकर आ गया, वो भी राजी के नहीं, मैं तो हम तैयार। कुंभा ने सेटलमेंट कर लिया क्योंकि उन्होंने तो धन दे के हमको निकाल दिया। ठीक है, तब ये 1443 के अंदर आता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और फिर चित्तौड़ जाता है, लेकिन चित्तौड़ में वहां इनकी पार नहीं पड़ती, परास्त होता है। उसके बाद वापस आता है 1446 के अंदर। इस बार कहाँ आता है? मांडलगढ़ पर चढ़ाई करता है। मांडलगढ़ मांडलगढ़ एक बार और आता है मांडलगढ़ पर, 1456 के अंदर आता है। 1456 मांडल, ये भी मांडलगढ़ ही आता है, आक्रमण करता है, लेकिन जीत नहीं पाता, हार होती। अब स्थितियां कुंभा के समय में, एक तो गुजरात से संबंध खराब हो गए थे कुतुबुद्दीन के, और दूसरा मालवा से। कुंभा कहने मतलब दोनों तरफ से कुंभा की तरफ आक्रमणकारी थे, जिनसे कुंभा को, मेवाड़ को खतरा था। अब आगे चल के क्या होता है कि नागौर नागौर का शासक था, 1456 की बात है। कब की? 1456 की। नागौर का शासक फिरोज का। जब ये फिरोज का चल बसते हैं तो इनके दो पुत्र हैं। एक है शम्स का और दूसरा मुजैद का। फिरोज खां के बाद शम्स का शासक बनता है। शम्स का शासक बनता है तो थोड़ा दिन बाद ये मुजैद का अवसर लेता है और खुद बन जाता है कि नहीं, आप हटो, मैं शासक बनूंगा। तब यार जिसका हक है शम्स का बना है, बाप जाने के बाद छोटा भाई बन जाता है। तब दो का इसने देखा क्या किया जाए, ये आ गया किसके पास? कुंभा के पास आ गया। कुंभा के पास, कुंभा के पास है। कुंभा ने अपनी सेना भेज दी, तेरे को हटा दिया, चल भाई तेरे को बनना है, तेरा हक है। कुंभा ने सेना भेजी और वापस ये आके नागौर पर समस्या को शासक बना देता है। लेकिन
कुंभा ने बात की थी, डील की थी कि एग्रीमेंट होता कि मैं जो कहूँ तो ही करेगा, ऐसी कोई चीज़ तो तेरी मन मर्जी से नहीं करेगी। समझकार ने बोला हाँ सर, आप जो बोलेगे वही करेंगे, ऐसे कोई ईंट पत्थर इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन समझकार को जब कुंभा की सेना वापस शासक नागौर पर गद्दी पर बैठा थे, थोड़े दिन बाद नागौर दुर्ग का निर्माण करवाता है, विनिर्माण उसका कहने का मतलब जो संधि हो रखी थी इन दोनों के बीच में, जो उनके विरुद्ध कार्य करने लग जाता है। जब इस चीज की कुंभा को पता चलती है तो कुंभा ने सेना भेजी और बोला हटाइए इस नागौर से। तो नागौर से इसको समस्का को शासक से हटवा दिया और खुद के अंडर में लिया नागौर को अपने अंदर। और कहा जाता है कि कुंभा नागौर को चारागाह बना दिया था। नागौर वैसे कुछ है खास नहीं, आप देखना कभी, छोटा सा जिला है, इधर से घुसोगे उधर निकल जाओगे, जैसे कोई छोटे से गांव से निकले, थोड़ा बड़ा गांव हो विकसित, इतना है, ज्यादा विशेष बड़ा नहीं नागौर। इसके बाद क्या होता है, जब कुंभा ने नागौर पर शासक स्थापित कर लिया, अपना अपना अधीन ले लिया, तो समझकार के मन में रह गए यार अब क्या किया जाए। समझकार ने भागता हुआ जाता है गुजरात। गुजरात जाकर कुतुबुद्दीन के पगों में पड़ता है कि साहब कुंभा ने छीन लिया हमसे तो जो था थोड़ा बहुत। तब ये कुतुबुद्दीन, अच्छा कि ये बात, कुतुबुद्दीन सेना भेजता है नागौर के लिए, लेकिन हार जाता है। कुतुबुद्दीन सेना भेजता है लेकिन ये पराजित होता है। जब ये चीज कुतुबुद्दीन को पता चलती है, अच्छा कि मैं हार गया, दिल्ली, सॉरी गुजरात का सुल्तान, और हार गया, तब स्वयं आता है सेना लेके कि चलो इस बार मैं चलता हूँ। और क्या करता है समझ का, ये सॉरी कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन दो सेना गठित कर रहा है, दो। एक तो जिसका नेतृत्व स्वयं करता है, और एक अपने सेनापति, सेनापति मलिक शेबान। मलिक शेबान स्वयं कहता कि मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करता हूँ, और मलिक शेबान को बोलता तू आबू चला जा, आबू को अपने अंडर में ले ले। लेकिन ये अंदर से कांप रहा था, इसको शक था कि यार कुंभा से भिड़ रहे हैं, वहां पार तो पड़नी है नहीं, मजबूत शासक है, क्या किया जाए, थोड़ी रणनीति में चेंज चेंज किया जाए। कुतुबुद्दीन ने जो पहले प्लान चित्तौड़ का था, चित्तौड़ का प्लान था, उसको कैंसिल करके कुंभलगढ़ का रख लिया। कहाँ का बोलते हैं, कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं पहले। कुंभलगढ़ ये अपनी योजना चेंज करता है, तब तक मैसेज आ जाता है आबू से, मलिक शहबान पराजित हो जाते हैं। अब तो ये तो वैसे ही इसका कॉन्फिडेंस वैसे ही कम था कुतुबुद्दीन का, इन्होंने वापस गुजरात की तरफ रवाना हो गए, बोले यहाँ पार नहीं पड़ने वाली, जाने में कोई फायदा नहीं है, कहीं कूट काट गए आ जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये वहीं से वापस चला जाता है, अपने सेनापति की हार की खबर सुनकर वहीं से वापस निकल जाता है। अब ये सोचते हैं कि कुंभा अकेले तो हरा नहीं सकते, क्या किया जाए, थोड़ी और रणनीति बनाई जाए। अब उधर मालवा में महमूद वो भी मेवाड़ पर ध्यान पूरा, मेवाड़ तो जीते तब हो, कुंभा को कुंभा से छीने, अगर ऐसे तो कोई कैसे छीन सकता है, मेवाड़ के शासक मजबूती तो इनके कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, इतने थे शासक समृद्धशाली थे। तो आगे चल के क्या करते हैं, दोनों एक संधि करते हैं, मालवा से महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन, दोनों बोलते कि एक संधि कर लेते हैं, दोनों मिल के इस बार आक्रमण करते हैं और कुंभा को परास्त करते हैं। ये जो भी होगा 50-50 कर लेंगे मेवाड़ में। अब जाकर दोनों को सेट होती है, यार अकेला कर पाना मुश्किल है, क्यों ना दोनों मिल के जाए। तो दोनों मिल के एक संधि करते हैं, चंपानेर की संधि 1456 के अंदर। चंपानेर की संधि होती है दोनों के बीच में, चंपानेर की संधि। इस संधि की शर्तें यही थी कि जो जीतेंगे
50-50 दोनों डिवाइड। 1456 के अंदर ये दोनों ही आते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन कुंभा के खिलाफ आते हैं कि इस बार हम कुंभा को हरा देंगे। परास्त करने के चक्रों में ये दोनों, लेकिन ये युद्ध करने के लिए इस युद्ध में भी ये जीत नहीं पाते। इस युद्ध में भी इनकी हार होती है। ये 3-4 युद्ध थे कुंभा के जो बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध थे। ठीक है, अब कुंभा का हम आगमन करते हैं इस तरीके का। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक स्थापत्य। उपलब्ध उपलब्धियां। कुंभा ऐसा शासक था, इनके समय में साहित्यिक और स्थापत्य के अंदर इतना विकास हुआ जिनका कोई कल्पना नहीं कर सकता। स्थापत्य के अंदर कुंभा ने श्यामल दास जी के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण एक कुंभा का करवाइया हुआ। अब देख लो, आप अनुमान लगाओ, एक अकेले बंदे ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्ग निर्माण करवाए थे। सोचो, इनका शासनकाल 1433 से 1467 लगभग यही 35 एक साल रहा। यही बंदा अगर 70 साल तक मेवाड़ पर शासन कर देता तो ये आप देखो राजस्थान की स्थिति बदल देता। जगह जगह तकड़े दुर्ग ऐसी चीजें होगी राजस्थान की विरासत के अंदर बहुत देखने को मिलता कुंभा के बने हुए। लेकिन 35 साल के अंदर जितना, लेकिन बहुत अच्छा करिए। आप देखो, 84 में से 32 दुर्ग का महीने रखते हैं, कोई शासक बनाता है उसके अंदर बहुत खर्च उठाना पड़ता है। ठीक है, दुर्गों की निर्माण बात कर लेते हम, इनके प्रमुख दुर्ग। कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाया? इन्होंने एक तो बसंती दुर्ग बनाया सिरोही के अंदर, बसंती बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग मेहरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग बनाया। मचान दुर्ग और बिल्लो से सुरक्षा हेतु भोराट के दुर्ग बनाए थे। भोराट के दुर्ग और इन्होंने सैन्य सहायता के लिए, बोले सेना के लिए सामग्री रखी जाए, और सैन्य रूप से एक दुर्ग बनाया, पुनर्निर्माण करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का। अबू का अचलगढ़ दुर्ग, इसका पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्मित पुनर्निर्माण करवाया था। पहले के समय में यह दुर्ग किसका था? अचलगढ़ दुर्ग परमारों का बनाया हुआ था, उसको इन्होंने नई दिशा और दशा प्रदान की। ठीक है।
और बात कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर। विजय स्तंभ बनाया था कुमान। विजय स्तंभ का निर्माण किसके समय में हुआ? कुंभा के समय। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये विजय स्तंभ 30 फीट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई है 122 फीट। कितनी? 122 फीट। फुट इसकी ऊंचाई है। और ये कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। 9 मंजिल इमारत है। कितनी? 9 मंजिल इमारत। 9 मंजिल का इमारत है ये। ठीक है, विजय स्तंभ विजय की स्मृति में बने। और कुंभक समय में क्या हुआ? और कुंभक समय में ये रणकपुर के जैन मंदिर देखते हैं। ये कुंभक के समय में बने हुए सेठ धनकसा ने बनवाए थे रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है। सोमू का मंदिर पाली का रणकपुर का सोमू का मंदिर। इस सोमू के मंदिर को आदिनाथ मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर? आदिनाथ मंदिर। ठीक है। और इसका शिल्पी कौन था? देपाक था। कौन था? देपाक। हाँ। और कुंभक समय में क्या हुआ? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति किसने? महेश भट्ट ने। सूत्रधार कौन था? महेश भट्ट इसका सूत्रधार था। किसका? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति से तो सारी सारी जानकारी मिलती है। कुंभा की उपाधियां। कुंभा को हिंदू शासकों में सॉरी राजपूता ने राजपूतों के शासकों में सर्वोपरि कारण इन क्या कहता था? हिंदू सूरत्राण। ठीक है। और चलो आगे सांस्कृतिक उपलब्धि देख लेते हैं। और तो कुंभा के बारे में हर एक चीज देख ली, मोटी मोटी हम सारी चीजें देख ली। और साहित्य के बारे में देखते हैं। कुंभा कुंभा एक मान साहित्यकार भी था। ठीक है। और विद्वानों का आसिद्धाता भी था। ठीक है। विद्वान बहुत रहते थे कुंभा के दरबार में। कुंभा की रचना अब बात कर लेते हैं। कुंभा की रचना। कुंभा की रचना कौन कौन सी है? मुख्य रचना कुंभा की देखो। संगीत राग। संगीत राग, संगीत मीमांसा और शोण प्रबंध। मुख्य रचना संगीत राज के 5 भाग है। कितने? संगीत राज के 5 भाग है। गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य नृत्य रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, पाठ रत्न कोश और वाद रत्न कोश। ये संगीत राज के कितने? 5 भाग है। ठीक है। संगीत प्रेम के कारण ही इनको क्या कहा जाता है?
अभिनव भारताचार्य संघ को क्या कहा जाता है? अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। अभिनव भारताचार्य। और कुंभा को वीणा बजाने के बहुत शौकीन थे, बहुत तगड़ा वीणा बजाते थे, इसलिए इसे वीणा वादन प्रवीण कहा जाता है। वीणा वादन प्रवीण। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभा की पुत्री। कुंभा की पुत्री। कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई। क्या? रमाबाई। इनको भी संगीत से बहुत प्रेम था। संगीत प्रेम के कारण ही कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? कुंभा के संगीत गुरु संगीत गुरु थे संगीत आचार्य श्री सारंगधर व्यास। सारंगधर व्यास। कुंभा अपना गुरु किसे मानते थे? हिरानंद मुनि को अपना गुरु मानते थे कुंभा। कुंभा के गुरु कौन थे? हिरानंद मुनि। हिरानंद मुनि को कुंभा अपने गुरु मानते थे। हिरानंद को किसकी उपाधि थी? कवि राजा की। कविराज की उपाधि। कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है। अब बात करते हैं दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दरबारी विद्वान। कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? मंडन। मंडन। मंडन का पुत्र गोविंद। गोविंद और मंडन का भाई नाथा। ना था। मंडन की ग्रंथ, मंडन के तो 6-7 ग्रंथ है। ठीक है। वही ग्रंथ कौन कौन से? रूप मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। और मंडन का भाई जिसका नाम है नाता, नाता का ग्रंथ का नाम क्या है? वास्तु मंजरी। नाता के ग्रंथ का नाम वास्तु मंजरी। और गोविंद की द्वार दीपिका कला निधि प्रमुख है, ध्यान रखना। द्वार दीपिका
कला निधि प्रमुख इनकी पुस्तक है। ठीक है। विद्वान देख लें तो और कौन कौन थे कुंभा के दरबार में, मुख्य विद्वान कौन कौन थे? श्याम सुंदर, मुनि सुंदर, श्याम सुंदर, मुनि सुंदर और सुंदर सूरी। श्याम सुंदर, मुनि सुंदर, सुंदर सूरी, तिला भट्ट, तिला भट्ट आदि इनके दरबार के प्रमुख विद्वान थे। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभा का अंतिम समय। अंतिम समय की बात करते हैं। अंतिम समय, अंतिम समय के अंदर राणा कुंभा उन्मत्त रोग हो जाता है, जिसके कारण ये एकांत में ही रहते, अकेले ही किले के अंदर रहते। और किले के अंदर तालाब था, भामादेव तालाब। इस तालाब पे जाते, आराम से इस दुनिया की मोह माया से दूर होके अकेले में समय व्यतीत करते थे। भामादेव तालाब के मत ऊपर समय व्यतीत करते। लेकिन एक दिन ऐसा दिन होता है वो उनके इसके जीवन का, इन इसका पुत्र उद्दा, कौन? उद्दा, उद्दा ही अपने पिता की हत्या कर देता है 1468 के अंदर। 1468 के अंदर उद्दा की हत्या, उद्दा हत्या कर देता है अपने पिता का। मेवाड़ का प्रथम पितरंता शासक है पितर पंता राणा शाखाओं में। ठीक है। उद्दा हत्या कर देता है, कहाँ पर करता है? महामदेव तालाब। महामदेव तालाब पर समय बिताता है, लेकिन अपने पिता की उद्दा हत्या कर देता है। इस प्रकार कुंभा का एक व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। अपने शासन काल के अंदर इन्होंने मेवाड़ को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया और नई ऊंचाई पर लेके गए थे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी नहीं देखे, फिर लानत है ऐसे बेटे पे कि ना शौक ना शौहरत ना किसी के प्यार के लिए मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।